डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास बायोलॉजी 2025 के चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल को पहले तो बुक से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट नोट्स की तरफ चलेंगे। वहाँ से हम बहुत ही मुख्तसर और आसान पॉइंट्स में इसको अच्छे से याद करेंगे। तो पहले आपके सामने बुक है। बुक से हम एक ओवरव्यू लेते हैं, क्या क्या हमने स्टडी करना है। इसमें हमने सेल साइकिल को डिस्कस करना है सबसे पहले तो। उसके बाद माइटोसिस और उसके स्टेजेस को, मियोसिस और उसके स्टेजेस को, फिर कंपेयर करेंगे इन दोनों प्रोसेसेस को, और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस को भी स्टडी करेंगे। तो नोट्स की तरफ चलते हैं और सेल साइकिल को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। सेल साइकिल की टर्म से स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल जो है वो दो वर्ड पर मुश्तमिल है। बेसिकली एक जो है उसमें से वो सेल है और दूसरे नंबर पे साइकिल। सेल आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। और साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। साइकिल हम किसे बोलते हैं? तो साइकिल बेसिकली हम ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को बोलते हैं जो कि रिपीट हो रहे हों। आप लोगों ने वैसे वाटर साइकिल जो है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल भी स्टडी किए होंगे। बिल्कुल वैसे ही है कि वो जहाँ से स्टार्ट होते हैं घूम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप एक साइकिल को कंसीडर करते हैं, बाईसाइकिल, तो उसका भी टायर जो है वो आपको इसी तरह गोल सा नज़र आ रहा होता है, घूम के वापस आने वाला। ठीक है। और सेल जो है उसका भी एक साइकिल है, उसकी भी एक लाइफ है। इवन ह्यूमंस के अंदर भी एक साइकिल चलता है। एक बच्चा है, वो बड़ा होता है, रिप्रोड्यूस करता है, नया बच्चा पैदा होता है, वो भी अगेन। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल सेल भी इसी तरह करते हैं कि सेल बड़ा होता है, रिप्रोड्यूस करता है, न्यू सेल बनाता है, फिर अगेन वो न्यू सेल जो है उस पर ये साइकिल चलता रहता है। इसी को अब हम देखते हैं। होप सो अब आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुकी है सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल is the series of events that occur in a eukaryotic cell from its formation to its division into two daughter cells. तो क्या है सेल साइकिल? सीरीज ऑफ इवेंट एंड दैट अकर इन eukaryotic cell from its formation to its division into two daughter cell। यानी कि एक सेल से दो सेल बनने के दरमियान जितने भी इवेंट्स आते हैं उनको हम सेल साइकिल के अंदर स्टडी करते हैं। सेल साइकिल को डिवाइड किया जाता है दो मेन फेजेस के अंदर, इंटरफेज और माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज। इंटरफेज और एम फेज दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अगर अब हम स्पेसिफिकली सेल के साइकिल को देखें कि सेल की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होता है, तो उसको अगर सबसे आसान तौर पे देखें तो सेल के साइकिल में दो मेन फेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक बहुत लेंथी सा है इंटरफेज जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चल रहा है, ये इंटरफेज है। और उसके बाद इस इंटरफेज के बाद एक छोटा सा एम फेज़ आ रहा है जिसे हम माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये दो फेजेस हैं सेल की लाइफ साइकिल में। मज़ीद इनके आगे सब फेजेस भी हैं, उनको भी हमने स्टडी करना है। लेकिन समझने के लिए सबसे हम पहले इजी और जो है वो सबसे जनरल टर्म पे जाते हैं। आपने याद रखना है कि सेल की साइकिल को अगर आपने कभी भी स्टडी करना है तो उसमें सबसे मेन क्या है, दो फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज सेल की लाइफ का वो फेज़ है जिसके अंदर वो डिवाइड नहीं कर रहा होता। जस्ट क्या कर रहा होता है, प्रीपरेशन कर रहा है डिवाइड करने के लिए, ख़ुद को ग्रो कर रहा है, ख़ुद के अंदर जो है वो डिफरेंट चेंजेस कर रहा है ताकि बाद में वो डिवाइड कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इंसान की लाइफ का वो वाला हिस्सा है। अगर हम इंसान की लाइफ से इसको कंपेयर करें तो जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो ख़ुद को ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद जो है वो ख़ुद के अंदर जो है वो बाद की लाइफ के लिए जो डिफरेंट हुनर वगैरह सीख के अपने आप को वेल सेटल कर रहा है ताकि बाद में शादी करके रिप्रोडक्शन कर सके। बिल्कुल लाइफ साइकिल जो सेल की है वो भी ऐसी है। इसके अंदर इंटरफेज वो वाला फेज़ है जिसके अंदर एक सेल जो है वो ख़ुद को प्रिपेयर करता है, ग्रो करता है, डुप्लीकेशन करता है अपने अंदर मटेरियल्स की, ताकि बाद में वो अपने एक सेल से दो सेल में चेंज हो सके। और एम फेज़ जो है ये इतना सा फेज़, इसके अंदर जो है बेसिक फिर माइटोसिस होती है, मेयोसिस होती है सेल के अंदर, जिसके नतीजे में सेल जो है वो डिवाइड करके और सेल्स में चेंज होता है। तो ये आपने याद रखना है, सेल की लाइफ साइकिल जो है वो इंटरफेज़ और एम फेज़ दो फेजेस पे कंसिस्ट करती है।
और इंटर फेज़ जो है वो काफ़ी लेंथी फेज़ है सेल की लाइफ साइकिल में, वहीं पे एम फेज़ एक शॉर्ट सा पीरियड है। तो इनके अंदर मज़ीद अब इंटर फेजेज़ में कौन कौन से फेजेज़ आते हैं और एम फेज़ में कौन कौन से फेजेज़ आते हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं ताकि तमाम फेजेस को भी अंदर हम डिस्कस कर सकें। तो यहाँ से यहाँ तक देखें, ये सारा इंटरफेज़ ही है, ठीक है। ये जो G1 फेज़ आ रहा है इंटरफेज़ के अंदर आपके सामने, S फेज़ आ रहा है और G2 फेज़ आ रहा है। अब मतलब ये कि इंटरफेज़ को आगे सब डिवाइड कर दिया गया 3 फेजेस में, G1, S फेज़ और G2 फेज़ के अंदर। वहीं पे जो M फेज़ है हमारे पास, वो ये येलो वाला एरिया जो है वो M फेज़ का है। इस एम फेज़ के अंदर अगर आप देखें तो आपको दो मज़ीद जो हैं सब फेजेस नज़र आ रहे हैं, एक माइटोसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो ये मज़ीद जो आगे हमने किया इसको दो में इसको कर दिया माइटोटिक फेज़ को डिवाइड, और वहीं पे इंटरफेज़ को हमने 3 सब फेजेस में किया, G1, S फेज़ और G2 फेज़। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता जाऊं तो ये है कि G1 फेज़ में सेल ग्रो कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे समझे जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी ग्रोथ उसमें हो रही है, अभी वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है। एस फेज़ जो है इसमें डीएनए सिंथेसिस हो रही है। बेसिकली क्या होना है कि जब सेल ने डिवाइड करना है, एक सेल से दो सेल में चेंज होना है, तो उसने अपने अंदर डीएनए जो है उसको डबल होगा। डीएनए क्या है, बेसिकली ब्रेन है सेल का। तो अपना ब्रेन जो है उसके दो ब्रेन होंगे तो दो नए सेल बन सकेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे वो अपने ब्रेन को डबल कर रहा है, डीएनए को सिंथेसिस कर रहा है। G2 फेज़ में फर्दर जो है सेल की ग्रोथ हो रही होती है। और फिर आ जाता है एम फेज़। एम फेज़ के अंदर आपको दो मेन चीज़ें नज़र आ रही हैं, माइटोसिस माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, माइटोसिस को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं और साइटोकाइनेसिस हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं। ये तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास लेट से एक सेल है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बगैर कोई भी सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो पहले जो है सेल न्यूक्लियस की डिवीजन करता है, न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस के अंदर बात कर रहा हूँ, इस वाले फेज़ के अंदर। तो न्यूक्लियस को जब वो डिवाइड करता है इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनाइसिस। और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म को भी साथ पूरा डिवाइड कर देता है ताकि ये वाला पार्ट अलग से पूरा सेल बन जाए और ये वाला अलग से दो सेल इस तरह से बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनाइसिस, यानी साइटोप्लाज्म, ये जो इर्द गिर्द का साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हुआ। तो पहले क्या होती है, कैरियोकाइनाइसिस, फिर होती है साइटोकाइनाइसिस। अब हम इन्हीं जो फेजेस हैं इनको हम डिटेल में बुक से स्टडी करते हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करना था, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम जो है अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब चलते हैं बुक की तरफ। आई आपको मैंने जो है वो ग्राफ से भी पहले दिखाया था कि सेल जो है वो बेसिकली इंटरफेज जिसमें वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, और फिर माइटोसिस फेज जिसमें वो डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के थ्रू। तो अब हम जो है मज़ीद इसके फेजेस को जो है वो स्टडी करते हैं। इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस जो है उसके सामने मैंने मेंशन किया है कि 90% ऑफ सेल साइकिल टाइम, यानी कि सेल साइकिल टाइम का 90% जो है वो किस में गुजरता है, इंटरफेस के अंदर, जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। इसके अंदर डिवीज़न नहीं हो रही होती बल्कि प्रिपरेशन हो रही होती है डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे आपको वो जो मैंने बना के दिखाया था एक सर्कल, उसके अंदर मैंने सिर्फ जो है एम फेज़ को इतनी सी जगह दी थी। वो इसी वजह से थी कि 90% जो है ये सारी इंटरफेज़ है और ये 10% जो है ये एम फेज़ है। तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट अब अगर हम देखें, द सेल परफॉर्म लाइफ फंक्शन एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन। इंटरफेस के अंदर जो है सेल लाइफ के फंक्शन परफॉर्म करता है और प्रिपरेशन करता है डिवीजन के लिए, डिवाइड नहीं होता। इसके अगर सब फेजेस देखें तो सबसे पहले G1 फेज़ था, फर्स्ट गैप फेज़ कहते हैं इसको। ये स्टार्ट होता है माइटोटिक या माइटोसिस फेज़ के बाद, यानी कि बिल्कुल आप ऐसे कंसीडर करें जो न्यू सेल बना है माइटोसिस के नतीजे में, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर उसके बाद वो किस में चला जाता है, G1 फेज़ में, नोन एज द ग्रोथ फेज़। इसको जी का नाम जो है वो ग्रोथ से दिया गया है कि ग्रोथ होती है, सेल ग्रो बाय मेकिंग प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल। सेल जो है वो अपने अंदर ग्रोथ करता है प्रोटीन सिंथेसिस करके और
इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेल जो कि सेल की फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको डेवलप करके। नंबर 2 पे अगर नंबर 3 पे देखें तो प्रिपेयर इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए डिफरेंट जो इंजाइम चाहिए होते हैं उनको भी जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो है नंबर 2 पे आ जाता है एस फेज़, जिसे हम सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, डीएनए की रेप्लिकेशन अक्कर होती है। डीएनए रेप्लिकेट करता है फॉर्मिंग डुप्लीकेट क्रोमोसोम, ठीक है। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। टोटल क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनचेंज्ड। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है टोटल वो अनचेंज ही रहते हैं, लेकिन डीएनए जो है वो सारा रेप्लिकेट कर चुका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए जो एक ह्यूमन का है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 46 क्रोमोसोम मैंने डिस्प्ले करवाए हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये क्रोमोसोम क्या है, 46 क्रोमोसोम है। अब इन्होंने क्या होना है, डुप्लीकेट होना है, तो क्रोमेटिड्स बन जानी है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स इनके साथ आके अटैच होंगी बिल्कुल इन्हीं जैसी, और इनके नंबर जो हैं वो अनचेंज ही रहेंगे, 46 ही। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिल हमारे पास जो क्रोमोसोम की तादाद है वो 46 ही यहाँ पे भी दिखाई जा रही है। जस्ट क्या हुआ है कि क्रोमोसोम ने अपने साथ सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो बना ली है, यानी डुप्लीकेट हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टिल कितने हैं, 46 ही। इनको काउंट कैसे करते हैं, हम सेंट्रोमेयर से काउंट करते हैं। ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट बेसिकली आप अगर काउंट करें तो ये अभी भी कितने हैं, 46 ही हैं। तो क्रोमोसोम जो हैं आपने यहाँ से काउंट करने हैं, और जो साथ ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं एक ही क्रोमोसोम की। तो वापस चलते हैं अब हम। तो एस फेज़ को हमने जो है अंडरस्टैंड कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो अनचेंज रहते हैं, जस्ट डुप्लीकेट होते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाते हैं। अब G2 फेज़ है, G1 के बाद एस फेज़ है, G2 फेज़ है। G2 फेज़ में क्या होता है, प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जो प्रोटीन चाहिए होते हैं उनको बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। डीएनए जो है वो चेक किया जाता है, कहीं से डैमेज है तो उसे रिपेयर किया जाएगा। और सेल रिकॉग्नाइज फॉर माइटोसिस, और सेल को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इसने माइटोसिस फेज़ में एंटर होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो ये जो हैं G2 फेज़ के अंदर मेन काम किए जाते हैं। उसके बाद एक और फेज़ है जो मैंने आपको पहले नहीं था बताया, क्योंकि वो तमाम सेल्स के अंदर जो है वो नहीं होता, कुछ सेल उसमें जाते हैं, उसे कहते हैं G0 फेज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G0 फेज़ है, रेस्टिंग फेज़ भी इसे बोला जाता है, वेयर सेल स्टॉप डिवाइडिंग एंड परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कुछ सेल जो हैं वो स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग, परमानेंट सेल बन जाते हैं और अपना परफॉर्म करते रहते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे कि परमानेंट G0 फेज़ वाले जो सेल हैं वो न्यूरॉन है, रिमेन इन दिस फेज़ इनडेफिनेटली, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल्स ये आपकी बुक के अंदर है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि न्यूरॉन जो हैं वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, मतलब डिवाइड ही नहीं करते। इसीलिए जो है वो न्यूरॉन की इंजरी भी जो है वो मोस्टली रिपेयर नहीं होती, या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। वो भी कुछ हद तक रिपेयरेबल होती है, टोटल जो है वो न्यूरॉन रिपेयर नहीं होते या ग्रो नहीं करते इस तरह से। इसी तरह जो टेम्परेरी G0 फेज़ में जाते हैं, वो हैं लीवर और किडनी के सेल हैं जो कि इस फेज़ में टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद वापस माइटोसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये G2 फेज़ के बाद कुछ सेल के अंदर G0 फेज़ भी स्टार्ट होता है, और कुछ सेल ऐसे हैं जिनके अंदर G0 फेज़ स्टार्ट ही नहीं होता। इस वजह से इसको मैंने शुरू में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये तमाम सेल के अंदर नहीं होता, स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल सेल्स के अंदर ही ये होता है। तो एपिथेलियल सेल हैं जो कि हमारे स्किन के सेल हैं, वो कंटिन्यूसली जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं विदाउट एंटरिंग G0 फेज़, क्योंकि वो रिप्लेस होने होते हैं। डेड सेल जो हैं वो रिप्लेस होकर नीचे से न्यू सेल जो हैं वो बाहर आते जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो है वो हल्का फुल्का सा कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल के बारे में कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्पेशल जीन्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं सेल साइकिल को, और आल फेजेस जो है अकर इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक ख़ास सीक्वेंस होता है इन तमाम सेल्स का। मेन फेजेस जो यूकेरियोटिक सेल के हैं, आपकी बुक के अंदर भी इस तरह का एक टेबल बना है जिसके अंदर उन्होंने सबको एक ही बार एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम ओवरव्यू समझ लें इसको जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका,
के जो फेजेस हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इंटरफेज में हमने पढ़ा कि इंटरफेज के अंदर सेल जो है वो प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए और अपना ग्रोथ करता है और डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। ये है मेन इंटरफेज। आगे इसके सेपरेट सेपरेट जो हैं वो फेजेस हैं, जैसे गैप 1 या G1 फेज़। उसके अंदर मेनली क्या काम करता है, ग्रोथ होती है साइज़ में और नॉर्मल फंक्शन जो है वो सेल करता है। बिल्कुल माइटोसिस के बाद के ये फेज़ है, न्यू सेल बना है अभी, वो बिल्कुल जो है यंग सेल है। उसके अंदर जो है ग्रोथ होनी है, उसने डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनेल्स बनाने हैं और प्रिपेयर करना है डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए। एस फेज़ के अंदर जो है मेन सिंथेसिस फेज़ कहते हैं इसको, और इसमें सेल ने जो है वो डीएनए को रेप्लिकेट करना है और एग्जैक्ट कॉपी बनानी है अपने जेनेटिक मटेरियल की। गैप 2 यानी G2 फेज़ है, उसके अंदर सेल ने ग्रोथ करनी है फर्दर और इंश्योर करना है ऑल प्रिपरेशन आर कंप्लीट फॉर डिवीजन। तो G2 फेज़ के अंदर किसी भी सेल ने अपने आप को, अपने डीएनए को भी रीचेक करना होता है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आया, उसको भी रिपेयर करना है। और G0 फेज़ जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसके अंदर जो है वो मेनली हमारे पास सेल जो है, कुछ सेल जो हैं वो सेल साइकिल से एग्ज़िट करके स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग, ठीक है। कुछ में ये परमानेंट हो जाता है, G0 फेज़ में चले जाते हैं। कुछ जो हैं वो टेम्परेरी तौर पे जाते हैं, टेम्परेरीली वो कुछ टाइम के बाद वापस आ जाते हैं। और कुछ जो हैं वो उनमें कभी भी G0 फेज़ स्टार्ट नहीं होता। तो ये हमने अभी तक जो है वो मेन जो हैं वो बातें पढ़ी हैं। अब हमने जो नेक्स्ट फेज़ पढ़ना है वो है एम फेज़। एम फेज़ मीन माइटोटिक फेज़, यानी कि सेल डिवाइड इट्स जेनेटिक मटेरियल इक्वली इनटू टू न्यू आइडेंटिकल सेल। तो अब हम एम फेज़ की तरफ मूव करते हैं, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। जिस तरह के हमने जो है वो इंटरफेज़ का पहले तारुफ किया था, सेल साइकिल में दो फेजेस हैं, एक इंटरफेज़ और एक माइटोसिस या एम फेज़। इंटरफेज़ के अंदर जो है वो सेल प्रिपेयर करता है खुद को डिवीजन के लिए, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। अब माइटोसिस को देख लेते हैं। माइटोसिस की अगर हम डेफिनेशन करें तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। बिल्कुल दो सेम जो हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में चेंज होते हैं और ईच डॉटर सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। मतलब क्रोमोसोम नंबर अगर पहले में 46 हैं तो नेक्स्ट वाले में भी 46 ही होंगे। माइटोसिस अक्कर इन द सोमैटिक सेल ऑफ यूकैरियोट्स। अब दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जनरल बॉडी सेल्स होते हैं और इनका काम जो है ग्रोथ रिपेयर वगैरह में ही होता है। और दूसरे हैं जर्म सेल। जर्म सेल जो हैं वो गैमीट बनाते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सिर्फ कहाँ पे होती है आपने याद रखना है, माइटोसिस सोमैटिक सेल में होती है। जर्म सेल के अंदर मेयोसिस होती है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम देखें, अभी हम जो हैं वो यूकैरियोट के रेफरेंस से पढ़ रहे थे, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जो सिमिलर डिवीजन प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन, विच डिफ़र फ्रॉम माइटोसिस, ठीक है। उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं जो कि माइटोसिस से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके भी फेजेस होते हैं जिस तरह हमने इंटरफेज़ को पढ़ा था। फिर उसके अंदर G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़, G0 फेज़। इसी तरह अब हम माइटोसिस को पढ़ रहे हैं तो इसके भी कुछ फेजेस होंगे। तो फेजेस को अब देख लेते हैं। माइटोसिस में आपको मेन बात क्या समझ आई है कि इसमें सेल ने अब डिवाइड होना है। इंटरफेज में प्रिपेयर किया है डिवीजन के लिए, इसमें डिवाइड होना है। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस जो हैं ये डिस्कवर किए थे वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880s में। माइटोसिस जो हैं उसके दो मेजर फेजेस होते हैं, जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, और नंबर 2 पे था साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जी, तो कैरियोकाइनेसिस को स्टार्ट करते हैं। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि एक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ने डिवाइड करके पहले हाफ होना है, क्योंकि वो ब्रेन है वो सेल का, अगर उसके बगैर तो नया सेल बन ही नहीं सकता। तो पहले ब्रेन डुप्लीकेट होता है, वो दो में चेंज हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म टूटता है, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़नी है, यानी सिर्फ न्यूक्लियर या न्यूक्लियस की डिवीजन जिससे वो दो न्यूक्लियस में चेंज हो जाए। तो उसके जो फेजेस हैं उनके फर्दर 4 फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस के न्यूक्लियस के टूटने के 4 फेजेस हैं। उसमें प्रोफेज आ जाता है,
मेटाफेज आ जाता है, एनाफेज आ जाता है और टीलोफेज आ जाता है। तो हम तमाम फेजेस को वन बाय वन जो है अभी डिस्कस करते हैं। प्रोफेज को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेज स्टार्ट होता है जैसे ही आपने इंटरफेस से निकलना है सेल ने, तो प्रोफेज में जाना है। प्रोफेज के अंदर अगर आप देखें तो डायग्राम साथ मैंने रिप्रेजेंट की हैं वन बाय वन, हर फेज़ की अलग से। इसका मेन रीज़न भी है कि कई बार वो सिर्फ डायग्राम दे के पूछ लेते हैं ये कौन सा फेज़ है। तो डायग्राम के अंदर भी तमाम फेजेस की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसा कि प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट होता है, पहले न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जितना भी डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रोमेटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है और थिक हो जाता है, जिससे ये हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। पहले इतना वाजे हमें क्रोमोसोम नज़र नहीं आ रहे होते। जब ये प्रोफेज स्टार्ट होता है, यानी टोटल इंटरफेज के दौरान आपको क्रोमोसोम नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है हर क्रोमोसोम जो है टू सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है और अटैच होता है बाय सेंट्रोमेयर। यानी यहाँ पे मैं अगर बनाता हूँ, ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड है और ये दूसरी क्रोमेटिड, और ये जो दोनों मिले हैं यहाँ पे सेंटर में, ये सेंट्रोमेयर है। ठीक है, तो ये सेंट्रोमेयर से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच हैं, आपने पहले भी देखा था इमेज के अंदर। नेक्स्ट जो काम प्रोफेज के अंदर होता है वो है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है और न्यूक्लियोलस। ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, नज़र आना बंद हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर डॉटेड लाइन है न्यूक्लियर इन्वेलप के इर्द गिर्द। ये न्यूक्लियर इन्वेलप के इर्द गिर्द डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है। और न्यूक्लियोलस जो कि डेंस रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे काफ़ी डेंस जो है वो डीएनए का मटीरियल पड़ा होता है, वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल सेल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। और ये एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसका काम होता है कि इसने ऑपोजिट एंड पे मूव कर जाना है और क्रोमोसोम्स को, हाफ क्रोमोसोम जब न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है तो न्यूक्लियस में क्या है क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम इसने एक पोल पे खींचने हैं और आधे दूसरे पोल में। तो सबसे पहले सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं और डुप्लीकेट होके माइग्रेट करते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ, ताकि ऑपोजिट पोल पे जो है क्रोमोसोम्स को खींच सकें। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पिंक कलर का, ये दो जो हैं हमारे पास, ये दोनों क्या हैं, ये सेंट्रोसोम है हमारे पास। और इन सेंट्रोसोम से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इन्हें हम स्पिंडल बोलते हैं। ये स्पिंडल जाके अटैच होती हैं सेंट्रोमेयर के साथ। ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है जहाँ से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हैं, ये वाले पॉइंट पे जाके स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं और एक कंप्लीट नेटवर्क बनाती हैं जिसे हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उनके अंदर भी सेल डिवीजन तो होती है। तो उनके अंदर सेल डिवीजन कैसे होती है, फिर ये स्पिंडल फाइबर्स उनमें निकलते हैं कहाँ से, साइटोप्लाज्म से ही जनरेट होते हैं, ऑपोजिट पोल से जनरेट होते हैं। और सेंट्रोसोम जो हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ये आपने याद रखना है। प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस में बहुत वाजे ये पॉइंट है कि सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। तो प्रोफेज के अंदर जो है वो हमने ये चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेटाफेज के अंदर। प्रोफेज थोड़ा सा लेंथी है, इसके अंदर बाकी आगे जो बाकी की फेजेस हैं वो बहुत आसान है और शॉर्ट शॉर्ट हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने मेटाफेज है। मेटाफेज के अंदर जो है वो क्या होना है, स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोसोम से निकली थी वो सेंट्रोमेयर पे जाके अटैच हो चुकी हैं और उस साइट को कहते हैं क्नाइटोकोर। ठीक है, एट द सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम, जहाँ पे वो अटैच हो रही हैं वहाँ पे उसे क्या बोलेंगे, क्नाइटोकोर। तो सेंट्रोमेयर पे ही ये पॉइंट है वो क्रोमोसोम के, वहाँ पे जाके, या सेंट्रोसोम आप डायरेक्ट ही कर लें कि स्पिंडल फाइबर जो हैं वो सेंट्रोमेयर से जाके अटैच हो गई हैं क्रोमोसोम के। उसके बाद क्रोमोसोम को अलाइन कर दिया इक्वेटोरियल प्लेन में, फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। अब ये जो आपको इस तरह से अरेंजमेंट नज़र आ रही है, तमाम क्रोमोसोम सेंटर में एक इक्वेटोरियल प्लेन पे जो हैं वो अरेंज हैं और अब रेडी हैं कि इनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ आधे इधर और आधे इधर जो है खींच लिए जाएं। इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मेटा प्लेट या मेटाफेज
या मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। तो इसको आपने याद रखना है, इसकी भी डायग्राम दे के वो कई बार पूछ लेते हैं ये कौन सा फेज़ है और इसको एक्सप्लेन करें इसमें क्या हो रहा है। तो इस फेज़ में आपके सामने मेन दो काम हो रहे हैं, एक तो क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज है, नंबर 2 पे स्पिंडल फाइबर निकली हुई हैं कहाँ से, सेंट्रोसोम से, और अटैच कहाँ पे हैं, कनाइटोकोर या सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। तो इस तरह से ये जो एक प्लेट की फॉर्मेशन हुई है इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। दो पॉइंट हैं जस्ट इसमें मेन, आपने वही याद करने हैं। फिर हम नेक्स्ट जो वो है एनाफेज। अब क्या होना है, बेसिकली जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन्होंने सेपरेट होना है, हाफ ने ऑपोजिट पोल पे इधर चले जाना है और हाफ ने इधर, क्योंकि सेंट्रोसोम का काम ही ये है कि वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो क्रोमेटिड्स को खींच लेते हैं। तो एनाफेज जो है उसके अंदर हमने जो एक्सप्लेन करना है वो ये है कि स्पिंडल फाइबर जो है उन्होंने अब पुल पुल करना स्टार्ट कर दिया, क्रोमेटिड्स को खींचना शुरू कर दिया, क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, एक यहाँ पे है सेंट्रोसोम, एक यहाँ पे है, दोनों ने ऑपोजिट पोल्स की तरफ हाफ हाफ क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू कर दिए। इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं और फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमेटिड्स, और दो बिल्कुल एक जैसे, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इस जैसा ही है, तो तमाम एक दूसरे जैसे हैं, वो आइडेंटिकल सेट्स हैं क्रोमेटिड्स के और वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दें हैं। ठीक है, इन दोनों फेजेस, मेटाफेज में जो है अरेंजमेंट है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो ये कौन सा फेज़ है, ये एना फेज़ है। तो इन दोनों फेजेस को आप इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट जो है हमारे पास फोर्थ, वो है टीलोफेज़। टीलोफेज़ जो है इसको याद करने के लिए बच्चों को बहुत आसानी होती है, क्योंकि अगर आपने टीलोफेज़ नहीं भी याद किया, आप जस्ट प्रोफेज़ की बातें इसमें रिपीट कर दें। प्रोफेज़ के अंदर क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हुआ था, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है रीफॉर्म होगा। इसी तरह उसमें जो है वो न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, इसमें न्यूक्लियोलस रीअपेयर होगा। ठीक है, इसी तरह उसमें जो है वो क्रोमोसोम जो थे वो हमें नज़र आना विजिबल हो गए थे, यहाँ पे फिर से वो जो है इनविजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो टीलोफेज जो है उसमें आपने वही पॉइंट जो है वो दोबारा लिख देने हैं जो कि आपने वहाँ पे लिखे थे प्रोफेज के अंदर। एक और पॉइंट था कि आपने वहाँ पे लिखा था सेंट्रोसोम जो है वो असेंबल हुए हैं, यहाँ पे वापस से डीअसेंबल होना शुरू हो गए हैं। तो टीलोफेज के अंदर आपने यही पॉइंट लिखने होते हैं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं टीलोफेज। ये चारों फेजेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इस साइड पे बन गया है और एक इस साइड पे, दो न्यूक्लियस हमारे पास अब बन गए हैं। अब नेक्स्ट काम है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें ताकि हमारे पास दो अलग अलग सेल बन जाएं। तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के क्या तरीके हैं, अब उन पे मूव करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अभी हमने क्या स्टडी की थी, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। मैकेनिज़्म इसमें डिफरेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर। और उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि ज़रा नरम होती है, जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन वहीं पे सेल वाल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और सेल वाल को जो है वो कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो एनिमल सेल में किस तरह से होती है, आपके सामने डायग्राम है, डायग्राम से भी समझाता हूँ। आप फ्यूरो डेवलप एट द सेल मेम्ब्रेन इक्वेटर, यहाँ पे देखें एक जो है वो पिंचिंग होना स्टार्ट हो गई है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो अंदर की तरफ को पिंच हो रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक फेरो जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई है। अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड, अब यहाँ पे एक रिंग बन गया है माइक्रोफिलामेंट का, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है अंदर वाली साइड को, स्प्लिटिंग द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। और ये आखिर वो अंदर की तरफ जो है वो मूव करता करता यहाँ तक के वो कंप्लीट एक दूसरे से उसको सेपरेट कर देगा। इस तरह से रिंग जो है अंदर की तरफ मूव करता जा रहा है और आखिरकार जब जॉइनिंग हो जाएगी इन दोनों की तो एक अलग सेल बन जाएगा और दूसरा अलग सेल बन जाएगा। इस तरह से डॉटर सेल की जो है वजूद आ गया। अब बाहर से अंदर की तरफ को जो है वो क्लीवेज हुई है, ये आपने याद रखना है एनिमल सेल के अंदर। वहीं पे अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें गोल्जी अपरेटस जो है वो वेजिकल प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे से
जो कि सेंटर ऑफ सेल में कैमोलेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है वेजिकल आपको कैमोलेट होते नज़र आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये वेजिकल आपस में फ्यूज़ होंगे और एक जो है वाल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये आपने नाम ज़रूर याद रखना है, फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया वेजिकल के फ्यूज़ होने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो डायग्राम है उसकी पहला जो पार्ट है उसमें यही हमें वेजिकल फ्यूज़ होते दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड नंबर पे हमें एक फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाल बनना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट जो है ग्रो करेगी आउटवर्ड और आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर जो सेल वाल है उसकी बाउंड्रीज के साथ जाके टच करेगी, फॉर्मिंग अ सेल प्लेट विच अल्टीमेटली बिकम द न्यू सेल वाल सेपरेटिंग द डॉटर सेल। तो ये न्यू सेल वाल बन जाएगी और ये दोनों डॉटर सेल जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल की जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट है। एनिमल के अंदर जो है आउटवर्ड से इनवर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो पिंच होती है, उसमें फ्यूरो डेवलप होती है और अंदर की तरफ को जो है वो ये मैकेनिज़्म होता है। वहीं पे प्लांट में सेंटर से बाहर की तरफ को जो है वो वेजिकल्स के जॉइन होने से फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो बनना शुरू होती है और वो बिल्कुल दोनों सेल को सेपरेट कर देती है। तो इस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, आपने इसको भी अच्छे से जो है देख लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इन तमाम जो प्रोसेसेस अभी तक हमने पढ़े हैं उनकी समरी करते हैं एक छोटे से टेबल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले इंटरफेस के फेजेस की समरी देखी थी, अब हम माइटोसिस के फेजेस की भी समरी देखेंगे। तो फेज़ क्या है, प्रोफेज़ है। प्रोफेज़ के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस हुए, पहले क्रोमेटिन थे जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो गया था, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो गया था, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। मेटाफेज़ में हमने एक मेटाफेज़ प्लेट बनते देखी थी जिसमें तमाम क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे और मेटाफेज स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो गई थी उनके सेंट्रोमेयर के साथ। सेंट्रोसोम से आई थी स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल्स के और सेंट्रोमेयर पे अटैच हो गई थी और एक फॉर्मेशन हो गया था प्लेट की। एनाफेज के अंदर अगर हम देखें तो क्रोमेटिड जो थे सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना जो है वो स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उसमें जो है वो सेंट्रोसोम्स ने खींचना शुरू कर दिया था, पुल करना शुरू कर दिया था क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल की तरफ। टीलोफेज के अंदर अगर हम देखें तो इसमें मैंने आपको बताया था प्रोफेज का ही आपने उलट जो है वो टीलोफेज में लिखना है। न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म हुआ, क्रोमोसोम रिटर्न टू क्रोमेटिन स्टेट यानी डीकंडेंस हो गए और न्यूक्लियोलस जो है वो दोबारा से रीअपेयर होने लग गया, ये भी आप अंदर लिख सकते हैं। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई थी प्रोफेज में, यहाँ पे आपने कहना है कि डिसेंबल होने लग गए हैं स्पिंडल फाइबर। तो साइटोकाइनेसिस जो कि माइटोसिस में हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो फेजेस को मेन डिस्कस करना था। तो ये ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ है, ये सारी कैरियोकाइनेसिस है और अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो है साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस जो है आपने याद रखनी है, ये कैरियोकाइनेसिस हमने के फेजेस 4 पढ़े हैं। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, एनिमल के अंदर फ्यूरो फॉर्मेशन होती है आउटवर्ड से इनवर्ड साइड को। वहीं पे प्लांट की बात करें तो उसमें फ्रेगमोप्लास्ट याद रखना है। फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो गोल्जी प्रेटस से वेजिकल्स के रिलीज़ होने से के जॉइन होने से एक प्लेट बनना शुरू हो जाती है जो कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ फॉर्म करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपने। अब हम जो है वो नेक्स्ट एरर और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस करते हैं, क्या क्या काम आती है हमारे माइटोसिस। माइटोसिस की बात करें तो रोल ऑफ माइटोसिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन की डेवलपमेंट के अंदर। ह्यूमन बॉडी जो है अप्रोक्सीमेटली 200 ट्रिलियन सेल्स की बनी होती है, ठीक है। ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट सेल, जो कि एक सिंगल जाइगोट सेल के बाद उनके अंदर डिवीजन से बनते हैं और वो तमाम इतनी बड़ी डिवीजन जो है 200 ट्रिलियन सेल्स तक एक सिंगल जाइगोट ने पहुंचना है। तो उसमें तमाम ये जो न्यू सेल प्रोड्यूस हुए हैं बाय माइटोसिस हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है अगर इसको समझा जाए कि इतने ज़्यादा सेल बने हैं ड्यू टू माइटोसिस।
Through mitosis, millions of cell division occur, enabling the body to grow and develop into its present form. बच्चों के अंदर ग्रोथ में जो है वो तमाम क्रेडिट किसको जाता है? माइटोसिस को। इसी के साथ साथ माइटोसिस इंश्योर द जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल डॉटर सेल ड्यूरिंग ईच डिवीजन। अब माइटोसिस में जो है आपको पता है क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है, सेम रहती है। दैट्स वाई माइटोसिस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यू सेल्स के अंदर। अगर 46 पहले हैं तो अगले सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। सिग्निफिकेंस अदर देन दिस अगर देखें तो ग्रोथ जितनी भी है हमारी बॉडी के अंदर, कोई बच्चा है उसने बड़ा होना है तो वो सारी ग्रोथ जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? माइटोसिस। तो ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म रेफर टू इंक्रीज इन साइज अचीव्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। माइटोसिस प्रोड्यूस न्यू सेल आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल इनेबलिंग ग्रोथ। सेल की रिप्लेसमेंट। Many cells in the body die regularly and are replaced by new cells through mitosis. Example include red blood cell, उनकी एक ख़ास आपको पता है लाइफ होती है, उसके बाद वो जो हैं वो न्यू बनते हैं। सेल ऑफ इंटेस्टाइनल वास, स्किन के सेल जो हैं वो लगातार मर रहे हैं और न्यू फॉर्मेशन हो रही है। ये सेल की रिप्लेसमेंट में भी माइटोसिस ही किरदार अदा करती है। माइटोसिस इंश्योर दैट न्यू सेल आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ओल्डर वन। न्यू सेल जो हैं वो भी पुराने सेल्स की कॉपी होते हैं, बिल्कुल कोई उनमें जो है वेरिएशन नहीं होती, कोई चेंज नहीं होता। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो रीजनरेशन की बात की जा रही है। सम एनिमल रीजनरेट बॉडी पार्ट थ्रू माइटोसिस। न्यू सेल आर प्रोड्यूस इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिप्लेस लॉस्ट स्ट्रक्चर। अब रीजनरेशन की मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ बुक से। रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो हमें सी स्टार के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें ब्रोकन आर्म है, आर्म जो है वो रीजनरेट हो जाती है। तो ये इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है रीजनरेशन की। इसी तरह आप देखते हैं जो लिजर्ड होती हैं उनकी जो अगर टेल है वो ब्रेक कर जाए तो वो भी रीजनरेट हो जाती है। इसी तरह आप हाइड्रा में देखें अगर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है। क्या होता है कि एक बड निकलता है और वो बड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से सेपरेट होकर न्यू प्लांट में डिवेल्प कर जाता है। तो ये भी सारा जो है वो माइटोसिस के थ्रू न्यू सेल का मैस बनता है, जिसे हम बड बोलते हैं, और बाद में वो नीचे गिरता है और न्यू जो है वो पूरे एक प्लांट बना देता है। रीजनरेशन के बाद जो है अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी हमने वहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी कि बडिंग होती है। बडिंग कैसे होती है? मैस ऑफ सेल प्रोड्यूस होता है बाय माइटोसिस और उसके बाद वो जो है बिल्कुल अलग हो जाता है मेन बॉडी से और एक न्यू प्लांट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है या न्यू बॉडी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। हाइड्रा इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो एरर इन माइटोसिस को डिस्कस कर लेते हैं। माइटोसिस के दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो उससे क्या होता है? क्रोमोसोमल एरर आ जाते हैं। समटाइम ड्यूरिंग एनाफेज सिस्टर क्रोमेटिड में फेल टू सेपरेट करेक्टली। ठीक है, एनाफेज के अंदर जब सिस्टर क्रोमेटिड्स को खींच के अलग किया जा रहा होता है, ऑपोजिट पोल्स पर खींचा जा रहा होता है, उस वक्त समटाइम जो है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाती। वन डॉटर सेल में रिसीव बोथ सिस्टर क्रोमेटिड वाइल अदर रिसीव नन। एक ही जो है वो दोनों पेयर जो हैं वो एक को ही चले जाते हैं और एक को कुछ भी नहीं मिलता। क्रोमोसोम में आल्सो सस्टेन डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस, या माइटोसिस के दौरान जब उनको सेपरेट करना है एक दूसरे से तो मे भी कोई डैमेज हो जाए। ट्यूमर की फॉर्मेशन। इफ़ द जीन रेगुलेटिंग माइटोसिस आर म्यूटेटेड, ठीक है, जो माइटोसिस को कंट्रोल कर रही हैं जीन, उनमें कोई म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन कहते हैं चेंज, कोई भी चेंज आ जाए जीन के अंदर तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है वो अक्कर हो सकती है, फॉर्मिंग मैसेज ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। तो उसके नतीजे में जो है वो सेल जो हैं वो अनकंट्रोल जो हैं वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक हद होती है डिवीज़न की, अगर वो उससे ज़्यादा बार बार डिवाइड कर रहे हैं तो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, यानी कि मैसेज ऑफ सेल बनना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर आर क्लासीफाइड। ट्यूमर की अब क्लासिफिकेशन हुई होती है। बेनियन ट्यूमर जो हैं वो स्प्रेड नहीं करते और अपनी पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे, जैसे एक जो है वो मैस ग्रो कर रहा है और वो अपनी जगह पे ही ग्रो करता है, उसको ऑपरेशन के बाद जो है वो रिमूव भी किया जा सकता है। वहीं पे जो दूसरी टाइप है वो है मलिग्नेंट ट्यूमर। ये कैंसर इनको कहा जाता है मेनली।
ये स्प्रेड करते हैं अदर टिश्यूज़ में भी, यानी कि एक जगह पे अगर ये अकर हुए हैं वहाँ पे सेल डिवीजन के थ्रू इन्होंने मैच ऑफ सेल डेवलप कर दिए, तो कुछ देर बाद ये दूसरे एरिया को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये लोकलाइज्ड नहीं है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही नहीं रहते, बल्कि स्प्रेड करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ तक, और इनको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। या इस प्रोसेस जो कि स्प्रेडिंग है टिश्यूज़ का, जो कैंसर का स्प्रेड होता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये इस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम ट्यूमर को। तो एक जो है वो अपने लोकेशन पे रहता है और एक जो है वो दूसरी जगह पे भी मूव करता रहता है। तो ये है एरर इन माइटोसिस। अब हम जो है म्योसिस को समझते हैं डिटेल में, जिस तरह हमने माइटोसिस को समझा है। म्योसिस की अगर हम बात करें तो ये भी एक सेल डिवीजन की टाइप है, इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू द पेरेंट सेल। पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था, उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही दोनों न्यू सेल रिसीव करते थे, लेकिन इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिसीव करता है डॉटर सेल। और दूसरे नंबर पर डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड इनटू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, वहीं पे म्योसिस में जो है 1 से 4 सेल बनते हैं। तो यही दोनों का डिफरेंस है और यही म्योसिस की डेफिनेशन है कि म्योसिस के अंदर न्यू जो डॉटर सेल है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करता है, और नंबर 2 पे एक सेल जो है वो डिप्लॉयड एक सेल वो डिवाइड होके 4 हैप्लॉयड सेल में चेंज हो जाता है। अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का क्या मतलब है? डिप्लॉयड सेल जो है उसके पास क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, जिसे होमोलोगस पेयर बोला जाता है। यानी कि क्रोमोसोम अगर जो है 46 हैं तो उसमें पेयर हैं 23 के, तो डिप्लॉयड के अंदर दोनों पेयर होंगे, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। वहीं पे हैप्लॉयड की बात करें तो सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 में से 23 क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे और नो होमोलोगस पेयर, यानी कि होमोलोगस पेयर नहीं है, यानी 23 का पेयर नहीं है, बल्कि सिंगल 23 का सेट है। दैट्स वाई सेल विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें म्योसिस में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनते हैं और म्योसिस जो है वो रिप्रोडक्शन में यूज़फुल होती है। अब फेजेस को पढ़ते हैं। जिस तरह माइटोसिस के फेजेस थे वैसे ही म्योसिस के भी वही फेजेस हैं, नेम बिल्कुल सेम है, लेकिन अंदर जो काम है वो ज़रा डिफरेंट हैं। तो आए नेम को भी देखते हैं और इनके फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। जी, तो म्योसिस के फेजेस को डिस्कस करते हैं। ये डिस्कवर किए थे 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ने। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर डिवीजन, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है म्योसिस 1 और म्योसिस 2 में। म्योसिस 1 को पहले अगर हम देखें तो म्योसिस 1 जो है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल टू प्रोड्यूस 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल। म्योसिस 1 के अंदर जो है वो सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम की, जो कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, और उससे हैप्लॉयड डॉटर सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसको जो है वो रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो एनाफेज़ 1 है म्योसिस में। माइटोसिस की तरह, जैसे माइटोसिस का पहला फेज़ भी एनाफेज़ होता है, यहाँ पे एनाफेज़ 1 है म्योसिस 1 के लिए। लेकिन यहाँ एनाफेज़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ काम सेम है लेकिन एक अंदर जो स्टेप है वो एक्स्ट्रा है। वो क्या है? उसको भी देखते हैं। पहला काम वही है, क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं विजिबल क्रोमोसोम्स में। पहले थ्रेड लाइक होते हैं क्रोमेटिन, जो कि नज़र नहीं आ रहे होते। ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। दोनों एक के पास जो हैं वो हर एक क्रोमोसोम जो है उसके पास 2 क्रोमेटिड्स मौजूद होती हैं। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर अप होते हैं इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस फॉर्मिंग टेट्रेड्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो क्या करेंगे? पेयर अप होंगे और साइनेप्सिस उस प्रोसेस को कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ना साइनेप्सिस, ये एब्सेंट होता है माइटोसिस के अंदर, ये प्रोसेस नहीं होता। इसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं साइनेप्सिस क्या होता है। इसके अंदर जो है किस तरह से ये एक टेट्रेड बनाता है उसको देख लेते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज पोर्शन इन अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर क्रिएटिंग जेनेटिक रिकम्बिनेशन। और क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो एक्सचेंज करती हैं पोर्शन
अपने छोटे छोटे टुकड़े आपस में एक्सचेंज करती हैं, जिसकी वजह से जिसको प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसमें जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, मतलब जीन जो हैं वो आपस में रिकम्बाइन होती हैं और न्यू वेरिएशंस आने का जो है वो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ साइनैप्स को हम जो है वो देखते हैं आप डायग्राम से। तो ये इस डायग्राम से जो है क्रॉसिंग ओवर को हम समझते हैं साइनैप्स की फॉर्मेशन को और रिकम्बिनेशन को। यहाँ पे आप देखें ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों का कलर डिफरेंट है और ये आपस में एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, ये आपस में इनमें एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू ये अपने कुछ जीन जो हैं एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगी। उनसे पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर आप देखें एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपने याद रखना है और इसको कहते हैं चियाज़मेटा फॉर्मेशन। इस चियाज़मेटा फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, कुछ जीन इस जो क्रोमेटिड है इसके उतर के इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस क्रोमेटिड पे, और इसके कुछ जीन इस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज पोर्शन हो रहा है। और जब ये चियाज़मेटा फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाती है तो उसके नतीजे में यहाँ पे देखें कि अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने आपस में कुछ पोर्शन जो है जीन्स का वो एक्सचेंज कर लिया है, जिसकी वजह से इसमें कुछ न्यू जीन्स आ गए हैं और कुछ न्यू जीन्स इसमें आ गए हैं। तो इसकी वजह से जो है वेरिएशन जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस में अभी आपने ये याद रखना है कि किस तरह से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जो है चियाज़मेटा फॉर्म करके क्रॉसिंग ओवर करते हैं और पोर्शन जो हैं जीन्स के उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आप मूव, उसके बाद आप वही देख सकते हैं कि ये एक मेन प्रोफेज में यही प्रोसेस जो है ये न्यू है, बाकी वही है। न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रही हैं, ये तमाम माइटोसिस वाले ही हैं। मेटाफेज की बात करें तो टेट्रेड जो हैं यहाँ पे बने थे। टेट्रेड साइनेप्सिस के बाद चियाज़मेटा की फॉर्मेशन के बाद 4 जो टोटल क्रोमेटिड्स थी उसको टेट्रेड बोलते हैं। अलाइन अलोंग द इक्वेटर फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे याद रखिएगा दो दो क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट दो दो क्रोमोसोम वो अलाइन हो रहे हैं, जो कि जिनको हम टेट्रेड बोल रहे हैं। माइटोसिस में यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही क्रोमोसोम थे, उसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट पोल में खींचा जाता था। यहाँ पे दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। स्पिंडल फाइबर फॉर्म बोथ पोल्स एंड अटैच वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उसी तरह जो मेटाफेज में होता है स्पिंडल जो हैं वो आके अटैच हो गई हैं सेंट्रोमेयर के साथ सेंट्रोसोम से निकल के। तो एक मेटाफेज प्लेट जो है इक्वेटर पे अरेंज कर लिया गया है इसको। तो नेक्स्ट जो है एनाफेज आ जाता है। एनाफेज भी सिमिलर होती है कि इसमें जो है आपको पता है क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे खींचा जाता है, पुल किया जाता है। तो स्पिंडल फाइबर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ पुल करेंगी, क्योंकि सेंट्रोसोम जो हैं वो उन्हें पुल कर रहे हैं। ईच पोल रिसीव वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्टिंग ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। अब हर पोल ने जो है एक, अगर देखा जाए तो कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो रिसीव किया, लेकिन हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड होने के बावजूद उसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे भी 4 थे ना टोटल टेट्रेड, अब 2 इस पोल की तरफ चले गए हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स इस पोल की तरफ चली गई हैं। टीलोफेज 1 के अंदर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर वही एनाफेज का रिवर्स है। स्पिंडल फाइबर जो है डिस्पेयर हो जाएंगी, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाएगा और हैप्लॉइड सेट बन जाएगा। द न्यूक्लियोलस रिफॉर्म क्रोमोसोम अनकॉइल टू इनटू क्रोमेटिन। क्रोमोसोम जो है वापस क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और साइटोकाइनेसिस प्रोड्यूस टू हैप्लॉइड डॉटर सेल। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस आपको पता ही है एनिमल सेल में कैसे होती है, प्लांट सेल में कैसे होती है, अभी एक्सप्लेन की थी। तो उसके नतीजे में जो है वो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए। अभी आप कह रहे थे अभी मैंने कहा था कि 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के अंदर, अभी तो 2 हुए हैं, तो अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई। मियोसिस के 2 फेजेस हैं, एक मियोसिस 1 है और एक मियोसिस 2 है। अभी हमने मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, अब मियोसिस 2 को देखते हैं। मियोसिस 2 की बात करें तो इसके अंदर भी सेम वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज मौजूद हैं, 4 फेजेस हैं।
लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, मेयोसिस 2 जो है वो सिमिलर है माइटोसिस के, ठीक है, माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर होती है। इसमें भी सेपरेट होने होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड इन हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग मेयोसिस 1। वो जो मेयोसिस 1 में जो सेल बना था, अब उसमें चार चार जो थे क्रोमेटिड वो सेपरेट होके दो दो क्रोमोसोम हर सेल के पास, सॉरी दो दो क्रोमेटिड हर सेल के पास चली गई थी। अब हमने उन दो दो क्रोमेटिड्स को भी सेपरेट करना है मेयोसिस 2 के अंदर, और हैप्लॉइड सेल जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसको देख लेते हैं। प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर, ये प्रोफेज की खसूसियत है। कोई भी हो, माइटोसिस की हो, मेयोसिस 1 की हो, मेयोसिस 2 की हो, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर इन्वेलप ने डिसअपेयर होना ही है। क्रोमेटिन ने जो है वो कंडेंस होना है और जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे भी ये प्रोसेस नज़र आ रहा है। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट उन्हें फॉर्म करना होता है। क्रोमोसोम जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं सेंटर में आके, और क्नाइटोकोर जो हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर जाके अटैच हो जाती हैं फाइबर्स, और उनको अरेंज कर देती हैं सेंटर के अंदर। और एनाफेज 2 के अंदर अगर हम देखें तो स्पिंडल फाइबर पुल सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट, वही काम है एनाफेज का भी, ये यही मेन काम है कि वो पुल करता है दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस बार आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेट्रेड नहीं है बल्कि हमारे पास सिंपल जो है दो क्रोमेटिड्स थी, उनमें से एक जो है इधर चली गई और एक इधर चली गई। तो स्पिंडल फाइबर जो है उनको अपोजिट पोल की तरफ हमने पुल कर लिया है। अब हमने अगर टीलोफेज को देखें तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है, वापस वही जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोमेटिन जो है डीकंडेंस होती हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप की और न्यूक्लियोलाई की रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और साइटोकाइनेसिस अकर होती है। साइटोकाइनेसिस में जो है वो सेल दो सेल में साइटोप्लाज्म के टूटने से डिवाइड हो जाते हैं। तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल अब की फॉर्मेशन हुई है, ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल में जो थे वो डिप्लॉयड था। यहाँ पे अब आप देखें तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुए हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो दो सेल प्रोड्यूस हुए हैं, मैं चार कैसे बोल रहा हूँ। तो आपने देखा था कि मेयोसिस 1 के अंदर हमारे पास दो सेल प्रोड्यूस हुए थे। अब ये काम जो है उन दोनों सेल पे होना है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। अब ये वाले सेल जब मेयोसिस 2 से गुजरा तो इसके नतीजे में इसके दो सेल प्रोड्यूस हुए। इसी तरह ये वाला सेल भी जब मेयोसिस 2 से गुजरेगा तो दो इसके भी प्रोड्यूस होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे, 4। तो एक सेल से टोटल नंबर ऑफ जो सेल बन रहे हैं वो टोटल 4 बन रहे हैं। दो पहले बनते हैं मेयोसिस 1 के अंदर, और फिर वो दोनों जो हैं वो मज़ीद दो दो बनाते हैं मेयोसिस 2 के अंदर, तो टोटल 4 बन जाते हैं। तो इस तरह हमारी मेयोसिस भी कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम एरर और सिग्निफिकेंस पे मूव करते हैं जी। तो अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस को डिस्कस करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर है सबसे पहले। तो मेयोसिस जो है, इन एनिमल स्पेशल सेल इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडरगो मेयोसिस टू प्रोड्यूस गैमीट्स स्पर्म और एग ईच विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे एक ऑर्गेनिज़म है तो उसके पास टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सेल जो हैं उनके मिलने से, दो जब रिप्रोडक्टिव सेल मिलते हैं तो उनके मिलने से एक जाइगोट बनता है। तो वैसे एक नॉर्मल सेल के अंदर कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब उससे आगे एग या स्पर्म बनना है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल हैं, उनमें हाफ नंबर होने चाहिए 23, क्योंकि उससे जब नया सेल बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो कि जाइगोट होगा, उसके अंदर अगर 46 और 46 ही मिल जाएंगे तो हमारे पास जो न्यू नंबर ऑफ सेल बनेंगे वो 92 बन जाएंगे। तो इस वजह से हाफ होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में 23 और इधर भी 23। जब ये दोनों मिलते हैं तो वापस जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है यानी न्यू ऑफस्प्रिंग जो है उसके अंदर अगेन डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखना है वो बहुत ज़रूरी है।
तो ये म्योसिस के थ्रू होता है। ये जनरल बॉडी सेल में 46 हैं। अगेन रिप्रोडक्टिव में म्योसिस की वजह से 23 दोनों पेरेंट सेल में आते हैं। वो जब आपस में मिलते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म में अगेन जो है 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस म्योसिस का ये है कि मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर्स को। नंबर 2 पे ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमीट कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट रिस्टोरिंग द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर। अगेन वही जो बात मैं बता रहा था कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल हैं उनमें मेन ऑर्गेनिज्म में 46 हैं, उससे आगे जब वो रिप्रोडक्टिव सेल में जाएंगे तो वो 23 हो जाएंगे, और 23 ही लेट से फीमेल की तरफ से आए तो 23 उधर से भी आ गए। अब ये दोनों जब कंबाइन हुए न्यू जाइगोट में तो अगेन 46 यानी कि वालदैन जितने ही हो गए। नेक्स्ट है द जाइगोट अंडरगो माइटोसिस टू डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद माइटोसिस होती है, न्यू सेल बनते रहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनने होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट स्पेशलाइज सेल फ्लावर अंडरगो म्योसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो स्पोर्स भी कहलाते हैं, उनमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। These spores grow into a generation inside the flower which produce gamete by mitosis, और उसके अंदर माइटोसिस के थ्रू जो है गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो खुद किससे बनते हैं? म्योसिस से, जिससे उनके नंबर हाफ हो जाते हैं। बाद में हाफ होने के बाद माइटोसिस होती है जिससे कि हाफ ही नंबर रहते हैं। माइटोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज नहीं करती। तो अगर वो हेप्लॉइड के अंदर हो रही है तो नंबर ऑफ सेल भी हेप्लॉइड ही प्रोड्यूस करेगी, यानी 23 पे अगर माइटोसिस हो रही है 23 क्रोमोसोम वाले सेल पे तो उससे 23 वाले ही मज़ीद बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस के थ्रू उसकी बस नंबर इंक्रीज़ करते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल पे इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके बाद है गैमीट कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट। अगेन उनके भी गैमीट इसी तरह कंबाइन करते हैं और जो है अगेन वापस डिप्लॉयड जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। तो ये एनिमल और प्लांट दोनों की एग्जांपल दे दी है। एनिमल के अंदर स्पर्म और गैमीट म्योसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं ड्यू टू म्योसिस। नेक्स्ट अब हम दूसरा जो है इसका एस्पेक्ट देखते हैं, वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आती है म्योसिस के दौरान? उसकी ये है कि क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग म्योसिस क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम लीडिंग टू जेनेटिक वेरिएशन। हमने देखा था जो टेट्रेड जो था वो आपस में चियाज़मेटा की फॉर्मेशन हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जिसकी वजह से कुछ जीन जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के आपस में इंटरचेंज हुए थे। उसकी वजह से जो है वो न्यू टाइप के करैक्टर डेवलप होते हैं। इसी की ही वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं ह्यूमंस के वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते, कोई ना कोई डिफरेंसेस अंदर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। तो ये किसका फ़ायदा है? म्योसिस का। म्योसिस में जो क्रॉसिंग ओवर हुई है उसकी वजह से प्रोफेज में म्योसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है। हम सब का जो है वो बहन भाइयों में भी बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हुई है। नेक्स्ट है ईच गैमीट कैरी अ यूनिक सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। व्हेन गैमीट from two parents combined, the resulting zygote is genetically distinct from both parents. These contribute to diversity in population which is crucial for evolution and adaptation. अब क्या होता है जब गमीट्स आते हैं दो पेरेंट्स के, तो ऐसा नहीं होता कि या बच्चा जो है वो वालिद, एक तो वालिद की तरफ से आए हैं या वालदा की तरफ से आए हैं। अगर लेट से ये वालिद की तरफ से आए हैं तो ये नहीं होगा कि टोटल जो बच्चा है वो वालिद की जैसा हो जाएगा, या वालदा की तरफ से आए हैं तो टोटल बच्चा जो है वो वालदा जैसा हो जाएगा, बल्कि इसके दरमियान जो है क्रॉसिंग ओवर हुई है तो दोनों के करैक्टर का एक कम्बिनेशन बनेगा जो कि दोनों से ज़रा मुख्तलिफ होगा। तो इसकी वजह से डाइवर्सिटी आ रही है पॉपुलेशन में, और आप इस डाइवर्सिटी का बहुत ही फ़ायदा होता है। जैसे आप कोविड को ही देख लें तो कोविड में ऐसा नहीं है कि जिसको कोविड होता था वो मरता ही था, बल्कि कुछ को कोविड होता था उन्हें कुछ भी नहीं था होता। कुछ जो हैं वो कोविड में बीमार हो जाते थे लेकिन मरते नहीं थे, और कुछ जो हैं वो इतने उन पे जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट होता था कि वो मर ही जाते थे। तो ये किस वजह से था? जेनेटिक वैरायटी की वजह से, कि सबके जीन जो हैं वो डिफरेंट थे, तो हर एक को कोविड जो है वो इक्वली नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, वरना तमाम पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती थी कोविड की वजह से। तो ये भी अपने जहन में रखें।
इससे हमारे अंदर जो है एवोल्यूशन आती है। एवोल्यूशन के नतीजे में अडाप्टेशंस वगैरह हम हमारे अंदर बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट अडाप्टेशंस होती हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के फ़ायदे थे। अब हम एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेयोसिस के अंदर जिस तरह माइटोसिस के अंदर एरर होते हैं, मेयोसिस के अंदर भी एरर होते हैं। नॉर्मली मेयोसिस में डिसजंक्शन इन्वॉल्व होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट होते हैं मेयोसिस 1 के अंदर। इसी तरह जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं मेयोसिस 2 के अंदर। अब माइटोसिस में तो एक ही जगह पे ये काम हो रहा था, मेयोसिस में 2 जगह पे हो रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, फिर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही हैं मेयोसिस 2 में। तो नॉन डिसजंक्शन अकर व्हेन क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट प्रॉपरली। गैमीट में रिसीव एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक के पास 23 गए हैं, दूसरे के पास एक के पास 24 चले जाएं और एक के पास 22, ऐसा भी हो सकता है। इफ़ सच गैमीट फ्यूज द जाइगोट हैज़ एन इरेगुलर क्रोमोसोम नंबर। इस तरह के गैमीट अगर फ्यूज़ होंगे तो जाइगोट में 46 की बजाय 47 या 45 भी हो सकते हैं क्रोमोसोम नंबर। पोटेंशियल काजिंग स्वेयर मेडिकल कंडीशन इन द ऑफस्प्रिंग, और उसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अभी मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये दोनों सिंड्रोम इस वजह से होते हैं कि एक में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, एक में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ज़रा एक्स्ट्रा एक बढ़ जाता है। तो इसमें आपने मेयोसिस को जो है इस तरह से याद रखना है। ऑलरेडी वीडियो ज़रा लंबी हो गई है तो मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम जो है अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन मेयोसिस एंड माइटोसिस। कंपैरिजन में हम सिमिलैरिटीज़ को भी जो है अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और इसी तरह डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। कंपेयर का मतलब ये होता है कि हमने सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो ये याद रखिएगा, कंपैरिजन का मतलब जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कंपैरिजन करना है तो फिर आपने दोनों चीज़ें बतानी है, सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है दोनों के अंदर ड्यूरिंग इंटरफेज एस फेज बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस। उसके बाद पेरेंट सेल जो है बोथ बिगेन विद द पेरेंट सेल दैट हैज़ क्रोमोसोम इन पेयर। दोनों में एक ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में एक पेरेंट सेल होता है जिससे आगे डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। क्रोमोसोम की विजिबिलिटी जो है वो दोनों में नज़र आना शुरू हो जाती है। प्रोफेज़ 1 के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेज़ इन बोथ। स्पिंडल की फॉर्मेशन हमने देखी थी। स्पिंडल अपरेटस जो है वो दोनों के अंदर जो है वो फॉर्म होता है और उनको जो है अरेंज करता है, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ पुल करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो फेजेस आ जाते हैं। फेजेस जो हैं वो बोथ के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज इन्वॉल्व होते हैं। मेयोसिस के अंदर एक्स्ट्रा जो है मेयोसिस 1 मेयोसिस 2 भी आती है, लेकिन उनके अंदर भी अगेन मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज रिपीट होते हैं। सेपरेटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो माइटोसिस के अंदर भी होती है और मेयोसिस के अंदर भी होती है, एनाफेज 2 के अंदर। मेयोसिस 2 जो है वो ज़्यादा सिमिलर होती है माइटोसिस के साथ, ये भी पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है मेयोसिस 2 जो है वो ज़्यादा सिमिलर है माइटोसिस के साथ। साइटोकाइनेसिस जो है वो भी हर सेल के अंदर जो है वो हर डिवीज़न में होना लाजमी है। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीज़न ऑफ सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीज़न है। तो ये इसमें जो है सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम जो है वो डिफरेंसेस को देख लेते हैं। डिफरेंसेस का टेबल अब आपके सामने है। माइटोसिस जो है उसमें आपने याद रखना है पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है ओनली वंस और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। वहीं पे मेयोसिस में एक पेरेंट सेल जो है 2 डिवीजन्स करता है और 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये याद रखना है, इसमें एक जो सेल है वो एक बार ही डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है, इसमें एक सेल जो है वो 2 बार डिवाइड होकर टोटल 4 सेल प्रोड्यूस करता है। क्रोमोसोम नंबर जो है माइटोसिस के अंदर चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। वहीं पे मायोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो हाफ़ हो जाते हैं। मेयोसिस 1 के अंदर जो हैं पहले हाफ़ होते हैं तो रिड्यूस्ड हो जाते हैं मेयोसिस 1 के अंदर। फिर मेयोसिस 2 के अंदर जो है वो सेल रेप्लिकेट बस करता है। वेरिएशन जो है माइटोसिस में नहीं आती, आपको पता है कोई चेंज नहीं आता, एग्जैक्ट सेम पहले जैसा सेल ही दोबारा बनता है। वहीं पे मेयोसिस के अंदर जो है वेरिएशंस आती हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, चियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है तो उसमें वेरिएशंस अकर होती हैं।
माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल यानी जनरल बॉडी सेल्स में होती है, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। वहीं पे अगर हम मेयोसिस की बात करें तो जर्म लाइन सेल में होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ये देखी जाती है। माइटोसिस की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर नहीं बनाते, वहीं पे मेयोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर बनाते हैं। मेयोसिस 1 में इन्हीं को ही जो है वो सेपरेट किया जाता है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो है वो अक्कर होती है प्रोफेज के अंदर। इसी तरह अगर हम मज़ीद डिफरेंसेस को देखें तो माइटोसिस के अंदर जो है सिंगल क्रोमोसोम लाइन होता है मेटाफेज प्लेट में, वहीं पे मेयोसिस 1 में होमोलोगस पेयर लाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट पे। और ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम ब्रेक करता है इंडिविजुअल क्रोमोटिड्स को और पुल टुवर्ड पोल्स इंडिविजुअल क्रोमोटिड्स को खींचा जाता है। यहाँ पे एनाफेज 1 में क्रोमोसोम जो है पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल की तरफ खींचा जाता है। माइटोसिस की अगर बात करें तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ होता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर वगैरह में। वहीं पे मेयोसिस की बात करें तो प्रोड्यूस गैमीट इन एनिमल एंड स्पोर इन प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेंटेन करना होता है। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। तो अब हम जो है माइटोसिस और मेयोसिस के डिफरेंस को एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये माइटोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेयोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा इंटरचेंज किया साइड्स को, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइटोसिस के अंदर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से हैं और यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा कि मेयोसिस के अंदर एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सिनेप्सिस करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे और पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर से, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही जो है अपोजिट पोल की तरफ खींचे जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें माइटोसिस की तो उसके अंदर जो है क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उन्होंने सेपरेट होना है बिल्कुल। अब यहाँ पे भी पहले टेट्रेड थे, 4 थे क्रोमेटिड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये चारों ने आपस में पहले क्या किया है, आपस में क्रॉसिंग ओवर की है और अब जीन जो हैं ट्रांसफ़र किए हैं, उसके बाद दोनों को सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने आपस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं की, तो ये ऑलरेडी पहले से ही सेपरेट थे, तो इनमें जो है माइटोसिस 1 की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेयोसिस 1 में इस क्रॉसिंग ओवर में जो चियाज़मेटा फॉर्मेशन होती है उसको सेपरेट करने के लिए इस सब की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो मेयोसिस 2 है वो सेम है माइटोसिस की तरह, तो इस वजह से माइटोसिस को इतना लंबा ऊपर गैप दे के यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम है अटैच इंडिविजुअली, और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया गया अपोजिट पोल पे, यहाँ पे भी क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया गया अपोजिट पोल पे। यहाँ पे अब 2 नंबर ऑफ न्यू सेल बने हैं, डॉटर सेल। यहाँ पे एक इस सेल से 2 बने और एक इस सेल से 2 बने, तो टोटल 4 क्रोमोसोम बन गए। जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट सेल साइकिल को डिस्कस किया है। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स जो हैं अगर आपको वो चाहिए तो आपने जस्ट मुझे अपनी ईमेल जो है वो कमेंट में लिख के ईमेल और साथ लिख दीजिएगा, मुझे नोट्स सेंड कर दें, तो मैं ज़रूर उस पर जो है आपको नोट्स भी भेज दूँगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस चैप्टर की अगर आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, लास्ट पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और आप जो हैं वो लास्ट पे भी देख सकते हैं, उसका लिंक शो हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सजेशन भी दीजिएगा कि किस तरह से मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।